हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम बात करने वाले हैं पीसीओएस के बारे में। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आप मान सकते हैं गायनिकोलॉजी में। हालांकि मैं हर जगह एक टॉपिक कहते थे, वन ऑफ द मोस्ट, वन ऑफ द मोस्ट। ये हकीकत में कहीं भी पूछा सकता है। पर्सनली हकीकत में आप मतलब आप फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर देने जा रहे हैं तो उसको पढ़ के जरूर जाना। कहीं भी पूछा सकता है, बट ये टॉपिक खास बात ये चीज़ तो ये मतलब काफ़ी सारा ज़्यादातर इसमें फाइंडिंग वगैरह सिंपल है तो याद करना आसान है। इसके कारण इसकी एडवांटेज बहुत ज़्यादा संभावना होती है। काफ़ी बार कुछ जो टफ क्वेश्चन होते हैं वो ज़्यादा डालता भी नहीं है, ईजी क्वेश्चन डालने का प्रयास करते हैं। तो उसमें एक ही में ये टॉपिक ऐसा है जो किसी भी पेपर आप देखना जा रहे हैं, चाहे भले टॉपिक सिलेबस में है या नहीं है, टॉपिक जरूर करके जाना है। क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जो कि आपको एक्सपेक्ट करता है फाइनली में है, कोई भी पेपर देने जा रहे हैं गायनी का, तो आपको ये पता होना चाहिए इसके टॉपिक के बारे में। क्योंकि ये सेकेंड ईयर में कुछ ना कुछ इसका पोर्शन जरूर आता है हकीकत में ये चीज़, तो इसलिए इसके बारे में पता होना चाहिए आपको। ये तो इसमें एक तरीके से क्या होता है हकीकत में, इसमें जो चीज़ देखने को मिलती है, इस तरीके से बेसिक बात करें चलें तो इसमें क्या होता है, आपको बहुत ज़्यादा एंड्रोजन प्रोडक्शन देखने को मिलता है हकीकत में। किसके द्वारा? ओवेरी के द्वारा। जैसे ओवेरियन डिस्फंक्शन होता है, ओवेरियन क्या बहुत ज़्यादा इस तरीके से एंड्रोजन प्रोडक्शन करने लग जाती हैं ये। लेकिन इसमें याद रखना, एंड्रोजन का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है लेकिन बहुत ही ज़्यादा भी नहीं होता है। जैसे नॉर्मल बात की जाए, एंड्रोजन का लेवल कितना रहता है हमारा? 70 नैनोग्राम पर डेसीलीटर से कम रहता है। इसमें क्या है कि वो 70 नैनोग्राम पर डेसीलीटर से तो ज़्यादा होता है, लेकिन वो 200 नैनोग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा नहीं आता। मतलब कि वो लेवल बीच में रहता है, 70 से 200 नैनोग्राम पर डेसीलीटर। क्योंकि यदि इससे ज़्यादा है तो हम वो ज़्यादातर वो किसकी तरफ जा रहा है, हमारा कैंसर की तरफ जा रहा है। ज़्यादा जो एंड्रोजन बनाने का जो काम होता है हकीकत में, वो ज़्यादा देखने को मिलता है एड्रिनल ग्लैंड में देखने को मिलता है। लेकिन हकीकत में इसमें किसमें बनना है, इतनी तो ओवेरीज में बनना है, और ओवेरीज में इतना नहीं बन सकता। ऐसे ज़्यादा के नाम पे हकीकत में इतना नहीं बन सकता। फिर इधर सस्पेशन कैंसर की तरफ ज़्यादा चला जाता है हमारे तरीके से। ये लगा दीजिए मतलब। हाँ? इसमें क्या होगा, हकीकत में एंड्रोजन का प्रोडक्शन होगा बहुत ज़्यादा। और एंड्रोजन के प्रोडक्शन होने से क्या होता है, एंड्रोजन की प्रोडक्शन होने से ये क्या फॉलिकल के ग्रोथ को रोकने का काम करता है। ये फॉलिकल को ग्रोथ नहीं करने देता। तो अब फॉलिकल्स को ग्रोथ नहीं होगी तो उससे क्या होगा, फॉलिकल्स ग्रोथ नहीं होने देगी तो इससे क्या है कि कोई भी डोमिनेंट फॉलिकल्स नहीं बनेगी, और कोई भी डोमिनेंट फॉलिकल्स नहीं बनेगी तो कोई भी ओवुलेशन नहीं होता। तो क्या होगा, इस तरीके से एनओव्यूलेटरी साइकिल्स आपको क्रिएट होते हुए दिखेंगे है। इसमें क्या है, इस तरीके से जब भी माइल्ड एलिवेशन होता है एंड्रोजन का, तो इस तरीके सिम्टम के नाम पे हर्टुइज्म देखने को मिलता है। इसमें एक तरीके से हेयर लाइन आने लग जाती है बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल जगह, जहाँ पे एक तरीके से आती नहीं है लेकिन वहाँ पे आने लग जाती है। लेकिन इसमें याद रखना, यदि आपको बहुत ज़्यादा हाई कंसनट्रेशन देखने को मिल रही है, तो बहुत ज़्यादा हाई कंसनट्रेशन तो विर्सलिज्म देखने को मिलता है। इसमें एक तरीके से ये ट्यूमर जो होता है, एड्रोजन प्रोडक्शन ट्यूमर होते हैं, या फिर लेट ऑनसेट कॉन्जेनिटल एड्रिनल हाइपरप्लेसिया, उसमें एक तरीके से देखने को मिलता है ये ये चीज़ बात आ गई। इसमें एक तरीके से और क्या क्या चीज़ देखने को मिलती है हाइपर एंड्रोजन के तरीके से बात की जाए तो, एक तरीके से एक तो क्या है, आपको लेवल देखने को मिलेंगे बहुत ज़्यादा। ये तो टेस्टोस्टेरोन का लेवल है वो ज़्यादा देखने को मिल रहा है, फाइंडिंग्स के नाम पे ले फाइंडिंग में देखे तो। और क्या देखने को मिल रहा है, और जो देखने को मिल रहा है आपको, जो है हकीकत में जो जो क्या कहते हैं सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन होता है, वो डिक्रीज कर जाता है। क्यों? क्योंकि हकीकत में उसका बहुत ज़्यादा कंजप्शन होता है, और कंजप्शन होने के कारण जो उसकी ओवरऑल अमाउंट जो होती है वो घट जाती है। हुँ। उसके अलावा क्या होता है हमारा, इसमें एक तरीके से ओबेसिटी को बढ़ाता है। तो इसका मतलब एचडीएल तो डिक्रीज हो जाता है, लेकिन एलडीएल है वो घट जाता है। उसके अलावा याद होगा, एक तरीके से एरोमेटिक रिएक्शन होती है। एरोमेटिक रिएक्शन में क्या होता है, हमारा जो एंड्रोजन है वो ईस्ट्रोजन में कन्वर्ट होता है। ईस्ट्रोन में क्या होता है, ई2 ईस्ट्रोन, याद रखना, ईस्ट्रोन में कन्वर्ट होता है, ईस्ट्रोजन में ई2 वाला। तो ई2 क्या करता है, हमारा बाइंड करके एक नेगेटिव फीडबैक, जो नेगेटिव फीडबैक देता है हमारा फॉलिकुलर हार्मोन को। हाँ, ये चीज़। तो एरोमेटिक आता है ईस्ट्रोन करने का काम करता है, जिसके कारण क्या होता है, हमारा ईस्ट्रोन बनता है। तो ई2 का लेवल जो होता है वो बढ़ जाता है, लेकिन वो एफएसएच को इनहिबिट करता है, और इससे क्या होता है, एलएच को बढ़ाता है हकीकत में। ये चीज़ तो साइकिल में एक तरीके से वो ईस्ट्रोन जो ई1 है, हमें गलत बोल गया, ई1 होता है उसका, ई1 का लेवल है। तो ई1 का लेवल बढ़ जाता है तो क्या होगा, कोई भी
LH सर्ज है वो नहीं आएगा। इस तरीके से फॉलिकल टॉक्सिक इफेक्ट के नाम पे ये चीज़ थी, और पॉलिसिस्टिक अपीयरेंस आ जाएगी ओवेरीज की। और E1 बात करी तो ना, वो हकीकत में तो LH को बढ़ने नहीं देता, कम करता है हकीकत में। और ये मतलब LH का सर्ज नहीं लाता, लेकिन वो लेवल नॉर्मल लेवल से तो बढ़ता ही है। ऊपर से वो क्या इनिबिन से बाइंड कर जाता है। इनिबिन से बाइंड करके, यदि आपको थोड़ा बहुत याद है तो, इनिबिन से बाइंड करके वो फॉलिकल स्टिमुलेट हार्मोन को इनिबिट करेगा, जिससे FSH का लेवल गिरेगा। तो मेन आपको LH का लेवल बढ़े नहीं बढ़े ये जरूर याद रखें, नहीं रखें, लेकिन आपको ये चीज़ याद रखना, FSH का लेवल घटता है। ये चीज़ है। तो इसका आपको क्या क्या फंडिंग देखने को मिलेगी, तो एंड्रोजन का लेवल आपको बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। और क्या देखने को मिलेगा आपको, देखने को मिलेगा इस तरीके से एंड्रोजन का लेवल बढ़ा हुआ। उसके अलावा एंटी मलेरियन हार्मोन है, उसका लेवल आपको बढ़ा देखना। सेक्स बाइंडिंग ग्लोबुलिन का लेवल बढ़ा हुआ है। E1 का लेवल ज़्यादा हुआ है एज कम्पेयर टू E2। उसके अलावा इसमें जो ज़्यादातर ये एसोसिएटेड होता है हकीकत में किसके संग, जैसे ये तो हमने बात करी पैथोफिजिक्स, वैसे ज़्यादा जो एसोसिएटेड होता है ये देखने को मिलता है हमें एक तरीके से इंसुलिन रेजिस्टेंस के साथ। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस होगी तो उसमें एक तरीके से हाइपरग्लाइसीमिया देखने को मिलेगा। और क्या देखने को मिलेगा, हाइपरग्लाइसीमिया देखने को मिलेगा। तो क्या देखने को मिलेगा आपको, एक्रेंथोसिस नाइग्रिकेंस देखने को मिलता है। अपीयरेंस बात करता है, एक्रेंथोसिस नाइग्रिकेंस, ओबेसिटी, ये चीज़ देखने को मिलती है। ये इसमें याद रखें, नॉर्मली एक तरीके से ईचो रिवर्स हो जाता है ये चीज़ याद रखें। जैसे नॉर्मली E1/E2 कितना होता है, E1 1% है, तो उसका E2 दुगना होता है, इसमें E1 दुगना हो जाएगा E2 की तुलना में। ये दूसरी चीज़ कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस, जो कि 50 से 80% केस में देखने को मिलती है। एसोसिएटेड है, जरूरी नहीं, मतलब मेन पैथोफिजियोलॉजी में तो ही ना ये, लेकिन मिलती है हकीकत में। देखिए इंसुलिन रेजिस्टेंस देखने को मिलती है क्या आपको, एक तरीके से सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबिन है। उसके अलावा ओरल ग्लूकोज में ग्लूकोज लेवल है वो बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। ये एनओवुलेशन के का क्या क्या कारण होते हैं, एनओवुलेशन का इफेक्ट क्या आता है, जैसे एंडोमेट्रियम पे या इरेगुलर साइकिल आते हैं, वो कैसे आते हैं। मान लीजिए एन ओवुलेशन हुआ तो एक तरीके से ओवुलेशन हुआ नहीं, तो अब क्या होगा, कार्पस लूटियम बनी ही नहीं उसकी। अब कार्पस लूटियम बनी ही नहीं तो इस तरीके से जो प्रोजेस्टेरॉन लेवल जो किस तरीके से स्टेबलाइज करेगा, क्या कहते हैं, प्रोजेस्टेरॉन वो बना ही नहीं। प्रोजेस्टेरॉन लेवल है वो काफ़ी कम रहा उसका। जिसके कारण क्या हुआ, हकीकत में साइकिल थे वो नॉर्मल से ज़्यादा छोटे हो गए। देखिए मान के चला हकीकत में प्रोजेस्टेरॉन का क्या काम होता है, हकीकत में एंडोथेलियल की इंटीग्रिटी को मेंटेन करना। तो अब मान के चले एंडोथेलियम की तो इंटीग्रिटी, पहले बात तो एंडोथेलियम ज़्यादा बड़ी बनेगी नहीं। क्यों नहीं बनेगी बड़ी, क्यों, हकीकत में उसमें जो ईस्ट्रोजन का लेवल है वो उतना नहीं है। मतलब जो ईस्ट्रोजन का लेवल टोटल लेवल पे तो ज़्यादा है, लेकिन जो इसका हकीकत में काम होना चाहिए था वो उतना ज़्यादा, वो उतना मात्रा में नहीं है। क्योंकि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन आप जानते ही हो, फॉलिकल स्टिमुलेट करके ईस्ट्रोजन का सिक्रेशन कराता है। तो ईस्ट्रोजन का सिक्रेशन, अब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का लेवल नॉर्मल से कम है तो ईस्ट्रोजन उतना सीक्रेट नहीं हो रहा है। हालांकि सीक्रेट जरूर हो रहा है, ऐसी बात नहीं सीक्रेट नहीं हो रहा, लेकिन उस मात्रा में सीक्रेट नहीं हो रहा है। तो इसके कारण क्या होगा, तो एंडोमेट्रियम ग्रो नहीं करेगी। उसके अलावा क्या कि हकीकत में जो ओवुलेशन होता था हकीकत में, तो ओवुलेशन में कार्पस लूटियम बनती थी, तो कार्पस लूटियम क्या करते, प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट करती थी, जो कि हकीकत में मेंटेन करता था इसको, हाँ, पूरा साइकिल खत्म होने तक। अब वो 14 दिन तक वो होंगे ही नहीं हकीकत में, जिसके कारण क्या होता है, जो साइकिल होती है वो तो छोटी हो जाती है, उसमें ब्लीडिंग होती है, कम होती है। ये हकीकत में डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में आता है। दूसरी चीज़ क्या हो सकती है, दूसरी चीज़ हो सकती है कि ईस्ट्रोजन कहीं ना कहीं से आ रहा है। अब मान के चलिए ईस्ट्रोजन आ रहा है, तो ईस्ट्रोजन मान के बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही, तो प्रोजेस्टेरॉन का उसको स्टेबलाइजेशन करने का भी काम करता था। हाँ, मतलब एक तरीके से इसको ज़्यादा ब्लीडिंग नहीं हो या फिर ज़्यादा ग्रो नहीं करता, उसको भी तरीके स्टेबलाइजेशन करने का काम भी ईस्ट्रोजन का रहता था। ये तो जिसके कारण क्या होता है, पर्टिकुलर वो ईस्ट्रोजन मान के चले बहुत ज़्यादा हुआ, प्रोजेस्टेरॉन तब भी आई नहीं रहा, कार्पस लूटियम में, तो हो सकता है कि जो साइकिल है वो नॉर्मल से ज़्यादा लंबे चले जाएँ उल्टी। ये ज़्यादातर आपको प्रक्रिया देखने में मिली जिसमें हाई फैट वाली वुमेन होती है, जिसमें क्या ईस्ट्रोजन की मात्रा बहुत ज़्यादा बनने लग जाती है। तो इसके कारण क्या कि ईस्ट्रोजन का लेवल है वो कम नहीं होता, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल दोनों ही में केस में नहीं है, यही चीज़ लगा लीजिए, प्रोजेस्टेरॉन दोनों ही केस में नहीं है। लेकिन जो जैसे ओबीस वाली हुई फीमेल, उसमें क्या होता है, मिनोरेजिया देखने को मिलता है हकीकत में। इसमें एक तरीके से बहुत ज़्यादा एक तरीके से मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग देखने को मिलती है और लंबे साइकिल जाने लग जाते हैं। ये इस तरीके से एमेनोरिया किसमें थिन फीमेल में ज़्यादा कॉमन रहता है, और जो हकीकत में मिनोरेजिया किसमें तरीके से वो वुमेन्स
मिनोरिजे ओबीज फीमेल हो जाता है, और ओबीज वाला टाइप आपको ज़्यादा कॉमन होता है ज़्यादातर हकीकत में। ये चीज़ है। पर्टिकुलरली ये आता है जैसे इंसुलिन रेजिस्टेंस है उस केस में देखने को मिलेगी, तो ओबीज फीमेल हो ये चाहिए। और E1/E2 का रेशो भी रेज नहीं मिलता है, क्योंकि थिन वुमेन में याद रखें, क्योंकि E1/E2 में ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि वो उसमें फैट उतना ज़्यादा है नहीं। ये चाहिए। उसके अलावा क्या डायग्नोसिस के लिए कैसे बनाएंगे अब इसको, ये चाहिए डायग्नोसिस बनाने के लिए जो होती है यूज, वो क्या है, हम रोटाटाइम क्राइटेरिया यूज करते हैं, इसको याद होना चाहिए, रटा हुआ होना चाहिए, ये पूछता है ये तो इस तरीके से। इसमें क्या होता है, रोटाटाइम क्राइटेरिया के 4 चीज़ें यूज़ की जाती है, 3 चीज़ें यूज़ की जाती है, 3 चीज़ें यूज़ की जाती है। ये तो यूज़ की जाती है हमारा क्या, हमारे ऐसे साइकिल वगैरह वाला सिम्टम, जैसे इनरेगुलर साइकिल है, ओलिगोमेनोरिया हुआ, जैसे डिलेड साइकिल हुए, और हैवी मेंस्ट्रुअल भी, जो आगे बताता हूँ मैं, ज़्यादा जो मोटी फीमेल होती है हालांकि उसमें देखने को मिलता है। ये एमेनोरिया, पॉली एमेनोरिया, ये सारी चीज़ें एक तरीके से शामिल कर ली जाती हैं। ये देखिए दूसरी चीज़ क्या देखने को मिल सकती है, उसमें जो रहते हैं एंड्रोजन के हाइपर, तो इतनी सीरम एंड्रोजन लेवल चेक कर लीजिए, मैं 70 से ज़्यादा होना चाहिए, या फिर क्या हाइर्टोइज्म देखने को मिल रहा है, सिम्टम के नाम पे हाइर्टोइज्म डेवलप होगा। ये ये जो हमें देखने में मिलता था पॉलीसिस्टिक ओवेरीज, पॉलीसिस्टिक ओवेरीज का मतलब क्या है, आपको एक तरीके से एक कोई भी ओवरी जो है दोनों वॉल्यूम है वो कम से कम 10 मिलीलीटर से ज़्यादा होना चाहिए। इसमें कम से कम जो है हमारी जो नाउ डेज 20 फॉलिकल्स कह दिए जाते हैं, पहले 12 कहा जाता था, तो 20 फॉलिकल्स का जो वॉल्यूम है वो कम से कम जो लेंथ जो इतनी वॉल्यूम है वो मेजर करनी चाहिए, कम से कम डायमीटर जो होता है उसका 2 से 9 मिलीमीटर के रेंज में होनी चाहिए, कम से कम इतनी फॉलिकल होनी चाहिए। तो ये यूएसजी पे, तो इसमें से यदि 3 में से 2 क्राइटेरिया फुलफिल हो रहे हैं तो इस तरीके से पीसीओएस का डायग्नोसिस बन जाता है। ये इसमें ये चीज़ याद रखना है पर्टिकुलर कि और क्या क्या फाइंडिंग देखने को मिल सकती है। तो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया हुआ, ये जो आपको देखने को मिलता है यूएसजी फाइंडिंग में भी होता है, वो ज़्यादातर क्या है ये तरीके से कोने कोने पे जमा हो जाती है, तो मैंने होता है पॉलीसिस्टिक ओवरी कोने कोने में जमा हो रही, तो इस तरीके से क्या होता है नेकलेस अपीयरेंस देखने को मिलती है, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स या नेकलेस अपीयरेंस। ये उसके अलावा कहते हैं स्ट्रोमल हाइपरप्लेजिया, और क्या होता है, और ठीक है चलो, इसमें आपको याद रख सकते हैं कॉम्प्लिकेशन जरूर पूछता है हकीकत में, कौन सी, मतलब इसमें ये चीज़ याद रहे, ऐसा हर चीज़ पूछ सकता है हकीकत में, इसकी टॉपिक के अंदर सबसे बड़ी खास बात ये है। तो आपको क्या पूछ सकता है, कॉम्प्लिकेशन क्या क्या देखने पड़ेंगे। कॉम्प्लिकेशन एक तरीके से आपको डायबिटीज मेलाइटस देखने को मिल रहा है, इंसुलिन रेजिस्टेंस, उसके अलावा डिस्लिपिडीमिया देखने को मिल रहा है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज डेवलप हो सकती है हकीकत में, ये ज़्यादातर हाइपर एंड्रोजन के एक तरीके से कॉन्सिक्वेंस है, डिस्लिपिडीमिया, हाई बीपी, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। उसके अलावा क्या कहते हैं एंडोमेट्रिया हाइपरप्लेजिया और कैंसर भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि मैंने बताया प्रोजेस्टेरॉन तो है ही नहीं, तो इस तरीके से ईस्ट्रोजन तो लगातार काम करता रहेगा। ये उसके अलावा ओबेसिटी के कारण कॉम्प्लिकेशन लगा दीजिए, डिस्लिपिडीमिया, ऑब्स्टेट्रिक स्लीप एपनिया, एक तरीके से ये एक तरीके से ग्लूकोज टॉलरेंस इम्पेयर हुए, एक तरीके से ग्लूकोज को टॉलरेट नहीं कर पा रहे, कोरोनरी आर्टरी डिजीज मेटाबॉलिज्म में तो डेवलप हो ही सकते हैं। ये चीज़ थोड़ा सा मतलब याद जरूर कर लेना हकीकत में प्रॉपर सिस्टम के अनुसार। मैनेजमेंट की बात करके चलें, क्या क्या मैनेजमेंट करते हैं पर्टिकुलर, तो मैनेजमेंट पे आए हम। मैनेजमेंट सबसे पहले जो फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट रहता है वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन रहता है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का मतलब है कि आप कहें उसे वजन घटाने की, इस तरीके से क्या होता है, ये पर्टिकुलर वजन घटने से क्या होता है, तो इंसुलिन की सेंसिटिविटी इंप्रूव होती है, और इंसुलिन की सेंसिटिविटी आ ना सेक्स बाइंडिंग ग्लोबुलिन होता है हकीकत में, उससे जुड़ा रहता है इंसुलिन से। तब यदि इंसुलिन की सेंसिटिविटी अच्छी हुई तो सेक्स बाइंडिंग ग्लोबुलिन की जो मात्रा है वो बढ़ेगी, तो सेंस बाइंडिंग ग्लोबुलिन की मात्रा बढ़ेगी ना, तो एंड्रोजन का जो भले ही सिक्रेशन ज़्यादा होगा लेकिन उसका जो इफेक्ट आएगा वो कम आएगा इस तरीके से। ये चीज़, और क्या चीज़ देखने को मिल सकती है और क्या यूज़ कर सकते हैं, तो इसकी जो ड्रग ऑफ चॉइस मानी जाती है मेन, तो वो ड्रग ऑफ चॉइस यानी OCP को डेवलप चाहिए जाती है, तो ये के तरीके साइकिल्स को रेगुलर करने का काम करती है। ये थोड़ा सा के बारे में डिटेल पता होनी चाहिए हकीकत में, तो इस तरीके से साइकिल्स को रेगुलर करने का काम करते हैं, क्योंकि इस तरीके से एक्स्ट्रेस ईस्ट्रोजन होगा, प्रोजेस्टेरॉन होगा, तो ये नेगेटिव फीडबैक देंगे
LH और FSH को, और LH और FSH कम होंगे तो क्या होगा, ईस्ट्रोजन जो होगा वो बिल्कुल भी सीक्रेट नहीं होगा, नेचुरल ईस्ट्रोजन जो होगा और भी कम सीक्रेट होगा। ओके, मैं कहने का मतलब ये कि अब ईस्ट्रोजन आप कहेंगे वैसे भी तो कम ही सीक्रेट हो रहा है, LH वैसे भी कम है, लेकिन इसमें क्या है कि हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए, क्योंकि ईस्ट्रोजन क्या क्या है कि हमारे में तो ज़्यादातर ये ओबीस फीमेल में आ रही है, थिन वाली फीमेल में तो आ नहीं रहे, जिसके कारण क्या है कि वो ईस्ट्रोजन उसको दूसरे साइड से मिल जा रहा है। हकीकत में जैसे हमारा फॉलिकल्स भले ही नहीं बना रही है, लेकिन दूसरी साइड से उसको मिल ही जा रहा है। टोटल ये जो ईस्ट्रोजन होता है ना, कभी कहा जाता है तो ऐसे हमारा जो जैसे ईवन वाला ईस्ट्रोजन होता है ना वो तो बढ़ता है, लेकिन टोटल ईवन वाला ईस्ट्रोजन तो बढ़ ही रहा है ना, जैसे E2 उतना नहीं बढ़ रहा हो मतलब, ठीक ईवन वाला ईस्ट्रोजन तो बढ़ ही रहा है ना, जिसके कारण आप जैसे देखेंगे, जैसे याद रखना टोटल ईस्ट्रोजन जो होता है, सीरम ईस्ट्रोजन जो टोटल सीरम एस्ट्राडाइल लेवल जो होता है ना वो नॉर्मल रेंज में ही रहता है, लेकिन जो फ्री ईस्ट्रोजन लेवल जो होता है ना वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, ये ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, इस तरीके से हमने ईस्ट्रोजन का जो लेवल जो है वो हकीकत में इंक्रीज है, इसके कारण क्या होता है, बार बार बहुत ज़्यादा हाइपर प्लेजिया और एंडोमेट्रियम को, और उससे क्या रिलीज होती है इस तरीके से। तो हमने क्या नेगेटिव फाइंडिंग, नेगेटिव फीडबैक करा, जिसके कारण क्या हुआ, इस तरीके से कोई भी नेचुरल ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रेशन नहीं हो रहा है। मेन तो हमारा इस तरीके से फॉलिकल स्टिमुलेटर हार्मोन को रोक के ईस्ट्रोजन का सिक्रेशन रोकना था ये, जिसके कारण क्या होगा, हकीकत में ईस्ट्रोजन सिक्रेट नहीं होगा तो इस तरीके से एंडोथेलियम है वो ग्रो करेगी ही नहीं। ये मतलब इस तरीके से ग्रो मतलब रुक जाएगी, हकीकत में ग्रोथ हो भी रही होगी तो थोड़ी बहुत रुक जाएगी। ये चीज़ होगी पर्टिकुलर, ये चीज़ तो इसीलिए साइकिल्स को रेगुलेट करता है। उसके अलावा क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन जो होता है वो क्या करता है, प्रोजेस्टेरॉन देते हैं तो प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, एंड LH जो होता है वो उसको डिक्रीज करने का काम करता है। तो LH डिक्रीज करने के कारण क्या होता है, एंड्रोजन का लेवल जो होता है वो डिक्रीज करता है, जिसके कारण हर्टुइज्म होता है वो डिक्रीज हो जाता है। तो प्रोजेस्टेरॉन का रोल इसमें नहीं है, प्रोजेस्टेरॉन का रोल जो है वो हकीकत में तो प्रोजेस्टेरॉन उस रोल में तो हो ही सकता है, मेन जो उसका रोल है हार्टुइज्म को डिक्रीज करने को, हमें चाहते हैं LH का जो लेवल है जैसे जो नॉर्मल से ज़्यादा देखने को मिल रहा है वो हकीकत में डिक्रीज करे और हार्टुइज्म ना हो ये। उसके अलावा क्या करते हैं हकीकत में, ठीक है चलो आपका इसके जो डोज दी जाती है वो किस प्रकार दी जाती है, हमारे हकीकत में वीकली बेसिस पे दी जाती है, 3 वीक्स और उसके अलावा 1 वीक ऑफ, ये होता है 1 वीक ऑफ देते हैं बीच में, ये चीज़। और आते हैं आगे चल के ट्रीटमेंट्स पे। अच्छा, हार्टुइज्म का मैनेजमेंट तो कोई नहीं पूछ रहा, आते हैं इनफर्टिलिटी के मैनेजमेंट के बारे में जरूर पूछता है। इनफर्टिलिटी के मैनेजमेंट के नाम पे एक तो मैंने बताया था एक तरीके से इनफर्टिलिटी भी चली जाएगी, लेकिन एक तरीके से आपको सीधे उसी कंडीशन में प्रेग्नेंट होना है किसी को, तो इतना इंतजार तो नहीं कर सकते, लास्ट टाइम होने को मेटफॉर्मिन वगैरह देंगे। मेटफॉर्मिन एक तरीके जुगाड़ रहता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करता है, तो मेरा रहता है वो जो काम ईस्ट्रोजन वाला करता है वो मेटफॉर्मिन नहीं कर सकता है। लेकिन क्या कहते हैं, उसी समय तेरे फर्टिलिटी चाहिए, अब उसी समय इसको फर्टिलिटी चाहिए तो क्या करेंगे, उसी समय फर्टिलिटी चाहिए तो हम ओव्यूलेशन कराने वाली ड्रग्स का उपयोग करते हैं। ये चाहिए। तो इस तरीके से उसको ओवेरियन जो स्टिमुलेशन होता है उसको इंडक्शन करने का काम करती है। इसमें एक तरीके से 2 ड्रग आती है हमारे इनफर्टिलिटी को फायदा करने के लिए, एक तो आती है हमारी लेंट्राजोल और आते क्लोमिफेन सिट्रेट, याद रख लेना, रट लेना, सीजन में कोई भी पूछ सकता है इनको। मोस्ट कॉमनली कौन सी प्रेफर करते हैं हम, लेंट्राजोल प्रेफर करते हैं। इसके इतने मैकेनिज्म एक्शन क्या होता है हमें ये भी पता होना चाहिए। तो मैकेनिज्म जो एक्शन रहता है वो लेंट्राजोल का होता है एरोमेटेज इनहिबिटर, क्योंकि पता है एरोमेटेज का काम होता है, ईस्ट्रोजन बन रहा था, अब इससे क्या ईस्ट्रोजन की मात्रा कम होगी तो ईस्ट्रोजन की मात्रा में गोनाडोट्रोपिन रिलीज हार्मोन होगा ना वो बढ़ेगा, तो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन बढ़ेगा तो क्या फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी बढ़ेगा। इस तरीके से आता था इनिबिन वगैरह से करके प्रॉपर सिस्टम में आता है, तो फॉलिकल स्टिमुलेट हार्मोन बढ़ाया हमने, इस तरीके से ग्रोथ कराई फॉलिकल्स की। एक आते हैं क्लोमिफिन सिट्रेट। क्लोमिफिन का क्या होता है उपयोग, क्लोमिफिन जो होता है वो सेलेक्टिव ईस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर है, तो उसने भी क्या हुआ ईस्ट्रोजन की ये नेगेटिव फीडबैक तो इस तरीके से लेस्ट्रोम बढ़ेगा। बस ये चीज़ याद रखना, इनका फंक्शन अलग है। जैसे हम ब्रेस्ट कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए बताते हैं सेलेक्टिव एस्ट्रोजन
और ये तरीके से वो वाला तो वो एक तरीके से याद है ना, ये तरीके से जैसे उसमें एरोमेटिक एनिवेटर एनेस्ट्राजोल लेंट्राजोल, हाँ उसमें तेरी टेमोक्सिफेन पड़ते हैं इस तरीके से, ये तरीके इसी में लगभग डाले हैं। हाँ मतलब दो ही तरीके होते हैं ना, एक तरीके से सैलिब्रेशन एरोमेटिक इनिबिटर। तो इसमें याद रखना जो इसकी डोज रहती है, स्टार्टिंग डोज रहती है 25 रहती है, उसकी याद रखना 50 रहती है, 25-50 मतलब 25-50 नहीं रहती, 2.5 में पॉइंट करना है, 2.5 और 50 इतना अंतर रहता है। तो लेंट्राजोल में तो डोज कम देनी पड़ती है, ये बात है सबसे बड़ी, और उसमें मैक्सिमम डोज होती है दोनों के 3 गुना कर देनी है आपको। ये इसमें जो आपका ये फ़ायदा ये रहता है कि एक तरीके से इसमें रेट ऑफ ओवुलेशन भी ज़्यादा रहती है, और उसके अलावा क्या कहते हैं सिंगलटन प्रेगनेंसी रेट भी ज़्यादा होती है, और लाइव बर्थ रेट भी ज़्यादा होती है। मतलब सारी चीज़ें जो एक तरीके से हम फ़ायदा देखना चाह रहे हैं वो कंपेरेटिवली ज़्यादा रहते हैं एज़ कम्पेयर टू क्लोमिफेन सिट्रेट। तो इस तरीके से ये आपके कारण हो सकते हैं कि आप इसको प्रेफर कर रहे हैं बजाय इसके। बाकी किसी साइड इफ़ेक्ट तो हो सकते हैं इस तरीके से, क्या हॉट फ्लैश हुआ हमारा हकीकत में, उसके बाद मीनोपॉज सिम्टम हुआ, ईस्ट्रोजन की जैसे कमी हुई, तो आपको पता ही क्या-क्या सिम्टम आ सकते हैं। तो ये चीज़ हुई। ओवेरियन सिस्ट हुआ एक तरीके से, ये तो बहुत वो दोनों में बन सकता है, एक तरीके फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ज़्यादा बन गया तो तरीके से बड़ी-बड़ी सिस्ट क्रिएट हो सकती हैं, ज़रूरत से ज़्यादा बनने लग गया। उसके बाद लेंट्राजोल में बात कर रहे हैं, तो लेंट्राजोल में एक तरीके से हेडेक, क्रैम्प्स देखने को मिलते हैं, ये चीज़। अब आते हैं हकीकत में एक तरीके से HMB हाइपरट्रोफिक मलेरियन गोनेडोट्रोपिन, ह्यूमन मलेरियन गोनेडोट्रोपिन ये आती है। तो इसमें क्या करते हैं इस तरीके से हम, जैसे LH और FSH था, जो इसकी तरीके से LH की तो ऐसे कमी नहीं हो रही, FSH की कमी हो रही है, तो इस तरीके से हमने FSH सीधे ही दे दिया। ये कब दे सकते हैं हम, एक तो हमारा होता है IVF, जब भी हमारा साइकिल चलता है तब देते हैं IVF के साइकिल्स में, और उसके अलावा यदि कॉमिफिन और लेंडाजोल होती है, यदि फेल हो गई है तब दे सकते हैं। और ये तरीके से हम जानती है हाइपोगोनेडोट्रोपिक हाइपोगोनेडिज्म, मतलब कि गोनेडोट्रोपिन हार्मोन की कमी हो रही है जिसके कारण हाइपोगोनेडिज्म देखने को मिल रहा है, ना कि इसके कारण कि ईस्ट्रोजन की अधिकता के कारण दिखना मिल रहा है। इस तरीके से मतलब मेन कारण यदि वो है तो माना जाए तो ये चीज़ है। जैसे कि इस तरीके से कैलमेन सिंड्रोम हुआ कि हमारा, उसमें ये चीज़ देखने को मिलती है। ये तरीके से इंडिकेशन खाका इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं इसका, जो हाइपरट्रोफिक गोनेड ह्यूमन मलेरियन गोनेडोट्रोपिन जो होती है, उसमें एक तरीके से क्या IVF में क्या यूज़ करते हैं, तो इस तरीके से आपने इसमें याद रखना है इसकी डोज हमेशा 75 रहती है दोनों की, फॉलिकल स्टिमुलेट या LHS दे रहे हो, FSH LHS दोनों की तरीके से डोज देगी 75 इंटरनेशनल यूनिट पर डे। ये तो इस तरीके से इसमें ग्रोइंग करना स्टार्ट कर जाती है यदि आप देते हैं। और ये चीज़ याद रखना, ये करेंगे तो ये आपका ईस्टाडायोल निकालती है, क्योंकि मैंने बताया यदि एरोमेटेज से बन रहा है तो वो E1 बनता है, और इस प्रकार बनता है तो ईस्टाडायोल बनता है। तो ये चीज़ यदि बताते हैं ईस्टाडायोल बन रहा है तो क्या दर्शाता है, तो ईस्टाडायोल बन रहा है तो हकीकत में फॉलिकल्स के ग्रो करना स्टार्ट कर दिया है। इसमें बात करते हैं तो उसमें E1 का लेवल जरूर बढ़ता है, लेकिन E2 का लेवल नहीं बढ़ता है जनरली, और थोड़ा बहुत कमी देखने को मिलता है, FSS की मात्रा तो कमी होती है ये चीज़। तो इसमें क्या होता है, हम E2 के लेवल के आधार पर हम पता करा लेते हैं कि इस तरीके से पर्टिकुलर ग्रोथ कितनी हो रही है, फायदेमंद कितना है। E1 का लेवल जरूर है, E2 का लेवल ही लेना पड़ेगा। ये इसमें ये चीज़ याद रखना, इस तरीके से E2 का लेवल बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है तो आपको इस तरीके से ग्रोथ मॉनिटर जो है कि ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी रेगुलर बेसिस पे करानी पड़ेगी, क्योंकि उसमें इस तरीके से चांस हो सकता है कि ओवेरीज जो होती हैं वो ज़रूरत से ज़्यादा ग्रो कर जाएँ। हाँ, तो इस तरीके से क्या हो सकता है, जैसे इसमें फॉलिकुलर मॉनिटरिंग भी करनी पड़ेगी। यदि मान के चलिए 3 फॉलिकल ऐसी पड़ी जो कि 17 सेंटीमीटर से ज़्यादा डायमीटर है, ये तो इस तरीके से वो खतरा होता है, मतलब इस तरीके से इसमें संभावना होती है कि हमारा ऊपर ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम डेवलप हो जाए। ये चीज़ एक जो हमारा आखिरी मेथड हो सकता है वो हो सकता है हमारा सर्जिकल मेथड जो कि हम यूज करते नहीं है आज की तारीख में। तो उसमें क्या हम देखते हैं, जो स्ट्रोमा जो होती है ओवेरियन की स्ट्रोमा, वो प्रदान करती है हमको बहुत ज़्यादा ईस्ट्रोजन बनाना। ये वो चीज़ में उसके केस में हमारा ज़्यादा ईस्ट्रोजन देखने को मिलता है।
ये चीज़ें तो ईस्ट्रोजन होता है जिसमें क्या हम होल करते हैं छोटे-छोटे और उसमें ड्रिल करते हैं और जो इस तरीके से स्ट्रोमा को डिस्ट्रॉय करा जाता है। होल करे स्टोमा में टारगेट किया, डिस्ट्रॉय किया, जिससे एंड्रोजन का प्रोडक्शन घटा दिया तरीके से, वहीं जड़ से ही खत्म कर दो। हालांकि ये तरीके से उपयोग करते नहीं है, ये बात है। देखने में सही लगता है लेकिन करते नहीं है ये चीज़ें। शॉर्ट वीडियो में बात करने वाला ओवेरियन हाइपरस्टिमुलेशन सिंड्रोम की कर सकते हैं हकीकत में इसकी बात। ठीक है, चलो।